वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के खिताब से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 36 सेकंड की गैर रस्मी मुलाकात भारत के दिल पर 36 घंटे से बोझ किए हुए है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का ख्वाब देखने वाला भारत आज खुद मुकम्मल तौर पर तनहा नजर आता है। अगरचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी सदर से होने वाली मुलाकात मुख्तसर थी, लेकिन इससे पाक अमरीका ताल्लुकात में बढ़त की अक्कासी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वन ऑन वन मुलाकात की खबरें भी जेरे गर्दिश है। वज़ीर आज़म साहब ने अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने IMF की MD और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात में सैलाब के बाद की तामीर नौ और तवील मुद्दती तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों की तारीफ की और मुसलसल हिमायत सपोर्ट का यकीन दिलाया, जबकि IMF का वफ्द कल से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान में मौजूद होगा। जो नेक्स्ट लोन प्रोग्राम है उसके हवाले से मुज़ाकरात होंगे। जो करंट क्वार्टर कंप्लीट हुआ उसके साथ साथ ही उस पर रिव्यू भी किया जाएगा और देखेंगे वो कि सैलाब से मुतासरा मईशत को IMF कितना बहरहाल उसमें गुंजाइश क्रिएट करता है, कितना रूम जो है वो हमें कितना कुशन मिल सकता है, और आया कि जो वो रिलीफ देंगे मुमकिन तौर पे वो मुतासरा जो फरीक हैं उनका सदबाब भी वो कर पाएगा कि नहीं। 2022 के सैलाब के बाद भी बहुत हमें पता है कि वादे वही थे, मगर ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आया। सैलाब का सामना तो हमें अगरचे इस साल हुआ, मगर 2 दिहाइयों से गुर्बत की शरह में मुसलसल कमी गुज़िश्ता 3 सालों में कैसे रिवर्स हुई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में गुर्बत की शरह 7% इजाफे से 25.3% पर पहुंच गई है, जो कि गुज़िश्ता 8 सालों में बुलंद तरीन है। जबकि 42% से जायद मुतवस्सित तबका साफ पानी, हिफ्ज़ान सेहत और सस्ती तवानाई जैसे बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 2022 से सैलाब ने 1 करोड़ 30 लाख अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया। 37% से जायद नौजवान बेरोजगार या तालीम और तरबियत से महरूम हैं। गैर रस्मी और कम उजरत वाली मुलाजमतों का हिस्सा 85% है, जबकि खवातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत महज 25.4% है। हुकूमत वक्त को ये समझने की जरूरत है कि बैनुल अक़वामी असबाब से नहीं बल्कि दाखिली अवामिल से आएगा, और दाखिली सूरत हाल ये है कि हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी सैलाब के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी से सख्त नाखुश है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करते हुए कहा कि आपने सैलाब ज़दा इलाकों का अगस्त का बिल माफ़ किया है, हालांकि के दौरान वहां बिजली गई ही नहीं। एक तरफ हुकूमत की अपनी इत्तेहादी तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन हुकूमत को सख्त आड़े हाथों लिए हुए है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने अवामी हिमायत के साथ शहबाज हुकूमत को घर भेजने का ऐलान करते हुए कहा कि गिलगित से बलूचिस्तान तक ऐसे अवामी कर्फ्यू लगाएंगे कि आप वहां से गुजर नहीं पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बेशतर केसेस में से तोशाखाना 2 केस की समाअत जोरों शोर से जारी है। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब का कहना है कि एक ही इल्जाम पर बार बार केस बनाना कानून की तौहीन है, जबकि खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा समझती हैं कि जब तक एक केस में सजा नहीं हो जाएगी तब तक दूसरे केस में जमानत नहीं होगी। करते हुए अलीमा खान साहिबा का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनो। शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब, सबसे पहले तो बिफोर आई बिगिन विद ये तोशाखाना 2 केस, और अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, दीगर वकला जो है वो इसी हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार बारहा करते हैं, फैमिली कंसर्न्स का इजहार करती है, तो बैरिस्टर सैफ साहब के पास वो रूट बताइएगा ज़रा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पिक एंड चूज अडियाला वाले हमेशा से करते रहे हैं, जिसपे हम आवाज़ भी उठाते रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज पिक एंड चूज में हमारे अपने लोग अंदर जा रहे होते हैं, और खान साहब से 1-2 दफ़ा ये चीज़ अंदर डिस्कस हुई, तो खान साहब ने कहा कि अगर इस पिक एंड चूज में लोग आते हैं तो आपको उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह चीज़ों को आइसोलेट ना करें। मुझे पता है कौन आ रहा है, किस एजेंडे के साथ आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो हम अब इस बहस में पढ़ना बंद हो गए हैं। हमें ये तकलीफ ज़रूर होती है कि जो कंसर्न वकला हैं वो बाहर रह जाते हैं, और जो वकील कंसर्न नहीं है और काउंसिल नहीं है वो चले जाते हैं। क्योंकि शेख साहब आपको याद होगा कि चंद रोज कबल ही खान साहब ने जो 3 नाम मंजर आम पर आए थे, और खान साहब के पैगाम के ही उसमें बैरिस्टर सैफ का नाम भी था, गंडापुर साहब का भी नाम था, बैरिस्टर गौहर साहब का भी नाम था कि जो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हैं वो मुनक़ता कर दिए जाए। कोई पैगाम रसानी तो नहीं हो रही? नहीं, कोई पैगाम रसानी नहीं हो रही।
मगर तारीखी तौर पे और टिपिकली ये 2-3 लोग ही हैं जिनसे एस्टेब्लिशमेंट राब्ता करती रही है माजी में। उस पे सीएम आपको कई दफ़ा कंफर्म कर चुके हैं, कई दफ़ा गौहर साहब इस पे कंफर्म कर चुके हैं, तो शायद खान साहब ने इस हवाले से इन तीनों के नाम लिए थे। बिल्कुल, मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ, इस वक़्त किसी किस्म की कोई पैगाम रसानी नहीं हो रही है, किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही है। जब खान साहब ने ये हुक्म दे दिया कि कोई बात नहीं करेगा या करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई अप्रोच नहीं करेगा, तो फिर नहीं करेगा। एंड ऑफ द स्टोरी। फिर किसी ने खान की विश के अगेंस्ट जाके तो नहीं बात करनी है जी। राइट। और शेख साहब, आज जो अलीमा खान साहिबा भी इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू और उनका बयान जब रिले कर रही थी, तो ये बात मेंशन की गई कि इमरान खान साहब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ट्रैप हो गई है। ये ट्रैप हो गई है क्योंकि आप लोग पे तो पहले ही तनकीद की जाती है कि 12 साल से आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहरहाल हुकूमत है। गवर्नेंस पे जो सवालात आ रहे हैं तो कौन रोक रहा है परफॉर्म करने से, और फिर अब ट्रैप जो हुई है, सो उस ट्रैप में कसूरवार कौन है? देखें, रैप में आपने जो पहले बात की ना परफॉर्मेंस के हवाले से, खान साहब ने मेरे ख्याल में ये बात जो ट्रैप वाली बात की है, वो शायद जो अभी तेरा का वाक़या हुआ है और जो इस किस्म के बाकी वाक़यात हैं, जो माज़ी में कोलैटरल डैमेजेस होते रहे, जहाँ पे ड्रोन अटैक हुए और उस ड्रोन अटैक के अंदर लोगों की जानें चली गई, मासूम जानें और मासूम शहरियों की। तो ये जो भी वाक़या हुआ है, ये बड़ा संगीन हुआ, वाइडली कवर हुआ, बड़ी दुःख और तकलीफ़ का वो है। सो शायद खान साहब उस हवाले से रेफ़र कर रहे थे। तो और उसमें जब कोई एंट्रैपमेंट की बात होती है, तो उसमें एक एलिमेंट तो नहीं होता, उसमें बहुत से एलिमेंट होते हैं। इमरान खान साहब की बात सर आँखों पे जो वो कह रहे हैं, उनकी बात में कोई हिकमत है और होपफुली कि हमारे लोग उसको समझ सकते हैं या फिर कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू इमरान खान साहब तक पहुँचा सकते हैं। बट शेख साहब, हुकूमती सर्कल्स तो अभी भी जो ओहदेदारान हैं वो ये बात कहते हैं कि गंडापुर साहब इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ दोज मीटिंग्स जो कि सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे होती है। एपिक्स कमेटी के जो इजलास होते हैं उसमें भी वो शामिल होते हैं और वो अलाइंड होते हैं तमाम डिसीशंस के हवाले से। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो एपेक्स कमेटी का हिस्सा होना होता है। ये चीफ मिनिस्टर स्टेट का एक हिस्सा है, ये नहीं हो सकता। आप अपने आप को आइसोलेट करके नहीं चला सकते। अगर आप सूबा चलाना ही चाहते हैं और आपको शौक है हुकूमत रखने का बहैसियत पार्टी, फिर आप ये कहें कि आप ऐसा सूबा जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, उसमें वो एपेक्स कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगा, तो फिर एक और मेस और एक और प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। बिल्कुल उसका हिस्सा रहे हैं, मगर पता नहीं मीडिया ये बात बाहर लाने से क्यों जो है वो आ रही है कि उसमें वो 10 दफ़ा ऑन रिकॉर्ड उन कमेटियों में कह चुके हैं कि क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव है और हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, तो हम ऑपरेशन के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। सो अब क्या गंडापुर साहब उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से ये मामला अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है? ये फैसला तो मुज़ाकरात के हवाले से वो पहले ही कर चुके हैं कि वो बिल्कुल करेंगे। बहैसियत केपी रेज़िडेंट उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ हुकूमत पाकिस्तान नाकाम हो गई है, नहीं कर सकती, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो उनको हेल्प करें। ये डोमेन फेडरल गवर्नमेंट का ही है, मगर अब फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो अगर कोई सूबा उनको हेल्प करना चाहता है, तो उनको उसकी मदद का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन शेख साहब, आपको हैरत हो रही है कि आप जहां पर कह रहे हैं कि जो वफाक है, अगर वो उसमें कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी है, वो नाकाम हो गई है, लेकिन साइमल्टेनियसली चाहे वजीर दिफा हो या दीगर वुजरा, अब वो ये कहना बरमला शुरू हो चुके हैं कि अफगानिस्तान हमारा भाई नहीं है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। सो ये इसके क्या मैं ये समझता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस मैं हो मैं सकते ये समझता हूँ कि ये बात इनको नहीं करनी चाहिए। ये नामुनासिब बात है कि पीस इमरान खान साहब क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है कि वी शुड गिव पीस अ चांस। हमें जरिए बातचीत, डायलॉग ऑन द टेबल बैठ के हमें उनसे एक दफ़ा कर लेनी चाहिए। ये कोई छोटा बॉर्डर नहीं है, ये कई 100 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। उसको मैन करना, हैं? उस पे दरअंदाजी रोकना, उसमें किसी किस्म की शरारत रोकना, ये बड़ा औखा काम है। और माजी की हुकूमतों से ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ताकतवर हुकूमत नहीं है, ये तो निकम्मी चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत है। अगर ये ऐसी चीज़ करते हैं, देखें ना, मुझे तो ये लग रहा है कि ये अमेरिका को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ऑन वन हैंड अमेरिका कहता है हमें बगराम दे दिया जाए, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। अगर आप कड़ियाँ मिलाएं तो आपको पता लग जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। तो इस किस्म की जो खुशामद है और इस किस्म का जो अननेसेसरी
देखिए, पहले आप वॉर ऑन टेरर के अंदर इस्तेमाल होते रहे, हम ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे भी मर रहे थे, हम सामने आ गए, मगर हाँ, उसका जो नुकसान है अल्टीमेटली, वो हमें ही उठाना पड़ा। बम धमाके पाकिस्तान के अंदर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का तबाह हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हमने वॉर ऑन टेरर की भरी है। और वो पंजाबी कहते हैं ना, मसे जाके साड़ी और कोई ठंड हुई है, कोई जान छुट्टी है। अब दोबारा आप किसी पराई जंग का हिस्सा बनने की कोशिश भी ना करें। मैं इस हुकूमत को तंबीह भी करूंगा, इट्स वर्ड ऑफ विजडम, डोंट डू इट। हम्म, ये हमारा काम नहीं है। आपको चाहिए कि अपने हमसायों से देखें ना, आप हिंदुस्तान से बात करते हैं जो कि हमारा रिवायती दुश्मन है। अफगानिस्तान हमारा कोई दुश्मन या रिवायती दुश्मन नहीं है, एवरीबडी नोज दैट। हिंदुस्तान ना जी, हमारा वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, उसके साथ मईशत ठीक होनी चाहिए, उसके साथ कारोबार होना चाहिए। तो इन्होंने की ਕੀਤਾ, हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ के भी गल करो। सारी पूरे दिहाइयों तक आप जो चीजें प्ले करते रहे हैं वहां पे, जिस तरीके से आप वो खेलते रहे हैं, हाँ। तो और आपने उनके मिलियंस ऑफ मुहाजिरीन को आपने खिलाया पिलाया बैठाया, उनकी जान बचाई। तो आज आप सारे कीते कराए थे पानी भेजना चाहते, बिकॉज वन गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली और थिंक स्ट्रेट। दैट्स नॉट फेयर। शेख साहब, आपकी इजाजत से एक मुझे ब्रेक शामिल करनी है। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, शेख वकास अकरम साहब से गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, ऑन द ग्लोबल स्टेज आपके लाख इख्तलाफात हों अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से, बट इस वक्त जो सिनारियो देखा जा रहा है, मैं तासुरात ज़रूर जानना चाहूँगी आपके और आपकी पार्टी के। ग्लोबल स्टेज में तो वो 36 सेकंड के जो हैंडशेक है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जिनके हवाले से बड़ी उम्मीदें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोग को तनकीद का ज़रूर निशाना बनाया जाता रहा तवातुर के साथ कि आप लोग शायद अमरीकी सदर की तरफ देख रहे थे कि वो सेकंड टर्म अपना अस्यूम करते ही कोई ना कोई रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दे सकेंगे। लेकिन हाउ डज पीटीआई टेक दिस, ये जो हैंडशेक और तमाम चीजें सामने आई हैं? देखिए, हमारे लिए तो ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, इसलिए कि इस वक्त जो चीजें ग्लोबल सिनारियो में नजर आ रही हैं, जो डिफेंस पैक्ट हुआ है जिसको हमने बड़ा खुश दिली से वेलकम और किया है। वेलकम किया है, हमने कहा कि ये खुशाइंद है। और खान साहब ने ये भी बताया कि ये चीजें तो हमारे दौर के अंदर जो है वो प्लान और डिस्कस हो रही थी, एग्जीक्यूशन से पहले आपको पता है क्या हुआ। तो उस पे उन्होंने और हमने तो बड़ा अनवेवरिंग किस्म की सपोर्ट जो है टू दिस पैक्ट दी है। इट इज अ स्टेट टू स्टेट पैक्ट, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। विच इज वेरी पॉजिटिव, बिल्कुल। और देखें, इसमें पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए पहले है, बाकी चीजें बाद में है। ठीक है, ये मुसल्लत है, बैंडेड चोर हैं, डाकू हैं, सब कुछ है, बट वो एक वायदा स्टेट के साथ हुआ है। आज ये है इनका लियो जो मुसल्लत चले जाएंगे, उस बाद हकीकी नुमाइंदे तो आने ही आने ने ना जी। तो मुल्क तो वहीं पे होगा, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। राइट। जहाँ पे हैंडशेक की बात है, अब आप बगराम बेस भी चाहिए, उधर से डिफेंस पैक्ट भी हो गया है, उधर से हम ये शुनीद है कि कतर और यूएई भी इसी किस्म का पैक्ट जो है वो करेंगे। ये शुनीद है, मेरे पास इसकी कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जहाँ एक ऐसे मामलात हो जाएं, फिर बहुत सी चीजें हैं कि बहुत से ममालिक जो हमेशा सऊदीया की तरफ जो हमेशा अमेरिका की तरफ देखते थे अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, आज वो पाकिस्तान के साथ पैक कर रहे हैं। तो एज अ स्टेट दिस इज वेरी पॉजिटिव। बट इसमें कल जाके और फिर अमेरिका, देखे ना, अमेरिका को तो रुपए का बिजनेस लूज हो तो कितना नुकसान फील होता है, आप समझती है ना। और वो उसके ऊपर लड़ाइयाँ और वो तो धमकियां देने पे आ जाते हैं आजकल तो प्रेसिडेंट उनके। तो आज उनकी तरफ देखने वाले ममालिक सिक्योरिटी नीड्स के हवाले से पाकिस्तान के साथ पैक करते हैं, और फिर ऐसे शेक हैंड होते हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं। तो यू कैन इमेजिन कि वो क्या हो सकता है उसके पीछे। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी, और दुनिया इसको देखेगी। बहरहाल हम तो चाहते हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वही होना चाहिए। रियासत पाकिस्तान का पनपना, इसकी खुशहाली, इसके बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात, ये हमारे लिए अहम है। राइट। राइट। शेख साहब, मूविंग ऑन, तोशाखाना 2 केस की तफ्तीश के दौरान जो इमरान खान साहब की जानिब से बयान मंजर आम पर आया है, दिया गया, उसमें उन्होंने ये दावा किया कि इस केस का जो मरकजी गवाह है इनाम शाह, वो दरअसल जहांगीर तरीन साहब और ओन चौधरी साहब के जेर असर है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, अगर वो दावा कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि तोशाखाना 2 में हमें कंसर्न्स हैं कि ये खान साहब को सजा देने जा रहे हैं।
हालांकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हम तो समझते हैं कि केस हैज नो सब्सटेंस, केस खत्म हो चुका है। मेन दो गवाहियों के बाद जब वैल्यूएशंस में उन्होंने कह दिया कि हमने चीजें देखे बगैर ही इसको एवेल्युएट कर दिया है, जो चीजें सामने आई हैं, जिस तरह की गुफ्तगू हुई है, तो मैं समझता हूँ कि सो ये आप उनको लोग ने पहले इनकॉर्पोरेट कर लिया कि ये मुमकिन तौर पे सजा देने जा रहे हैं, बट इससे इमरान खान साहब के मौकिफ में कोई असर पड़ेगा, कोई तब्दीली आएगी? नहीं, खान का मौके में तब्दीली नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। खान का जो मौक़िफ़ है वो रहेगा। हाँ, आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि तोशा खाना में तो गाड़ियाँ टेक्निकली अलाउ भी नहीं है। इन लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं, इन लोगों ने घड़ियाँ खरीदी हैं, इन लोगों ने पाइनएप्पल्स के डब्बे तक नहीं छोड़े, वो किसी ने बेड शीट्स तक नहीं छोड़ी, तकिए नहीं छोड़े, वेस जो होते हैं वो नहीं छोड़े। जी, खाने के आइटम मतलब कैन्ड फूड जड़ा है वो नहीं छड़िया, और उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, उसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। तो एक तरफ जो चीज़ें मतलब है कि ये तो बिल्कुल सिलेक्टिव है, ये चॉइस ऑफ जस्टिस है, सिलेक्टिव ट्रूथ होता है, ये सिलेक्टिव जस्टिस है। एक आपके लॉयर्स भी, सलमान सफदर साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी चंद रोज कबल उन्होंने कहा कि हम कब तक केसेस लड़ते रहेंगे, अल्टीमेटली तो सोल्यूशन एक डायलॉग के जरिए निकलना है, वो सियासी क़यादत ने उस चीज को लीड कर रहे हैं। देखिए, डायलॉग में तो हम गए थे, आपको याद है, बट इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया था उसका जुडिशल कमीशन का, तो तीसरी नशिस्त के बाद हम उसमें से बाहर आ गए। सो पीटीआई बिलीव्स इन डायलॉग डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैड अ मेजर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग कि हम तो कहते हैं मैंडेट चोर इनके साथ बैठना नहीं चाहिए, बट खान साहब ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इदारों और अवाम के दरमियान नफरत न फैले, इसको सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि आप कमेटी बनाएं। खान साहब की रिक्वेस्ट और ख्वाहिश के ऊपर ये बनाई गई। तो अब देख लें, हम तो चाहते थे, मगर ये बट इट वाज वेरी हिपोक्रिटिकल दैट दे डिडंट। छोटी सी एक वो थी, एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के लिए करके एक जुडिशल कमीशन बनाना कौन सा औखा काम होता है। तो सिलसिला रुकेगा जी। हक जो है और सच का रास्ता मुश्किल होता है, कठिन होता है, लंबा होता है, बट देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला बेहतरी करता है जी, और उसी रब की तरफ हम देख रहे हैं, उसी से उम्मीद है। और तो हमें किसी जुडिशल सिस्टम से, किसी जज से राइट, कोई उम्मीद नहीं है जी। आपको उम्मीद नहीं है? ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें उम्मीद बहरहाल है, और खान साहब खुद भी इंसाफ के हवाले से वो तवक्को जरूर रखते हैं, अगरचे बहुत ठीक है चीजें जी, और खुल के वकील सामने आ है गई। साढ़े को लीडर, सारे वकील है ना बहुत सारे, तो वकील अगर उम्मीद नहीं दिलाएगा तो और की करेगा, अपना काम भी तो करना है ना। राइट, शेख साहब ये जरूर बताइएगा कि साहिबजादा हामिद रजा साहब मुस्ताफी हो गए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ओहदे से भी, और कुछ बताया जा रहा है कि उनके कुछ कंसर्न्स हैं इवन पीटीआई के साथ भी। देखिए, सरदार साहब से मेरा सिर्फ जमाती लेवल पे नहीं, बल्कि आप के इल्म में है कि मेरे जाती तौर पे जी भी जी। का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम एक ही डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं, नेबरिंग हमारे वो हैं डिस्ट्रिक्ट्स भी। तो वहां से उन्होंने दिया तो है इस्तीफा, उधर से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तर्जुमान थे। ऑब्वियसली अब उनके लिए थोड़ा वो मुश्किल शायद फील कर रहे थे कि आफ्टर द सेंटेंस ऑफ 10 years इस चीज को कैसे आगे किया जाए। बहरहाल, जब आपके वाले खदशे का इजहार कुछ लोगों ने हमारे एक म्यूचुअल ग्रुप में किया, मैं उस ग्रुप का नाम नहीं ले सकता, तो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि मैं एक बड़े बाप की औलाद हूँ, मजहबी उस हवाले से। जी। तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। दैट मीन्स पीटीआई। तो वो पीटीआई के हवाले से तो उनका कोई ऐसा नहीं है, बस कुछ ऑपरेशनल चीजें हैं जिसको सामने रखते हुए, और कुछ जो है वो इवेंट्स थे जिसको देखे हुए बैड टेस्ट जरूर डेवलप हुआ है। मिशन नूर था जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये जरूर बताइएगा, ऑल्दो बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, अली मोहम्मद खान साहब ने आके कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये प्रोजेक्ट नहीं था, क्या ये वाकई पीटीआई का प्रोजेक्ट नहीं था? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऑफिशियली जो चीज़ अनाउंस की, वो पीर नूरुल हक कादरी साहब के बयान की रोशनी में हुक्म हुक्म अज़ां, अज़ान। मिश ने हुक्म अज़ां किया, और उसके ऊपर आपको पता है सबसे पहली अज़ान मैंने खुद दी। जी जी, आपकी वीडियो भी तो बिल्कुल। हम उसी को ओन करते हैं जिसको हम अनाउंस करते हैं जी, जिसको हम अनाउंस नहीं करते उसकी हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। एहतियात जो अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं बरतनी चाहिए उस अकाउंट को जो हैंडल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वाकई होना चाहिए? क्योंकि वो तो एज इट इज हमें बताया जाता है कि इमरान खान साहब का बयान है जो कि सोशल मीडिया पे आता है। देखिए, मैं जो बयान आता है वो खान साहब की जो ट्विटर हैंडल पे आता है वो खान साहब का ही होएगा ना जी। ऑब्वियसली खान साहब
अगर नहीं होगा तो खान साहब अंदर बैठे हैं, खान साहब से लोग मिल लेते हैं, तो खान साहब उन पे एतराज़ कर दें। खान साहब की तरफ से तो आज तक कोई ऐसा एतराज़ कोई नहीं आया। हाँ। तो जो अली खान साहब का अली मोहम्मद खान साहब का एतराज़ है वो खान साहब तक कई दफ़ा पहुंचा है। तो मेरे ख्याल में उनका तो आप खान इत्तेफाक नहीं करते? देखिए, अगर खान साहब अंदर से पैगाम ऐसा दे रहे हैं तो जो मुंडे लंदन अमरीका बैठे नु चला रहे हैं उन्होंने वही लिखना ना जी। अगर वो कोई टैंपरिंग करेंगे तो वो एतराज हो जाएगा। इमरान खान साहब की सिस्टर मौजूद है, वो खान साहब को बता देंगी और खान साहब फौरी उसको वो कर लेंगे, डिसोन कर देंगे या कहेंगे ये तो मेरा बयान ही नहीं था। मगर आज तक इस किस्म का काम तो नहीं हुआ। सोनी का बयान है और अगर अदालती हुक्म आता है कि रीपोस्ट भी ना करें तो फिर आप लोग क्या करेंगे? उसको चैलेंज करेंगे जी, अदालत में ही चैलेंज करेंगे। राइट। शेख साहब, टुवर्ड्स द एंड 27 सितंबर का जो जलसा होने जा रहा है, क्या तैयारी है? क्या पैगाम देने जा रहे हैं? और महमूद अचकजई साहब ने आज ये ऐलान किया है कि शहबाज हुकूमत को घर भेजा जाएगा और उसके लिए गिलगित से लेकर बलूचिस्तान तक एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड होगी इस एहतजाज में? मुश्तरका ही एहतजाज नजर आएगा ये? जी ऑब्वियसली वो जब तक इस इत्तेहाद की मेजर पार्टी तहरीक इंसाफ ही है, छोटी पार्टियों से तो नहीं ये पूरे मुल्क में इस तरह एहतजाज हो सकता। और हम उस का हिस्सा है उस अलायंस का जिसके हेड है अचकजई साहब। तो बिल्कुल जहाँ वो एहतजाज अनाउंस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहाँ खड़ी होगी उनके शाना बशाना। उसको कामयाब करने के लिए जलसे की तैयारियां लेकिन मुकम्मल शेख हैं। साहब, आप लोग को तो गिरफ्तारियों का भी डर है फिर इस हवाले से? बस फिर सारा काम मिक्स एंड मैच नहीं चलता ही है जी। कोई गिरफ्तारियों का कोई भाग दौड़ करके, कोई रुपोशी करके, कोई अंदर हो गया, कोई बाहर हो गया, कोई पकड़ा जाएगा, कोई टुर वो पाएगा, कोई जेल, जो आप लोग की जेल्ड कयादत है, वो भी कह रही है कि डरे नहीं जेल जाने से। हाँ ठीक है जी, अच्छी बात है। वो डरता तो कोई भी नहीं है, बस जो जिम्मेदारियां होती हैं वो लोग निभाते हैं। जिन्होंने उत्ते जिम्मेदारियां कोई नहीं ने उन्होंने तो कोई मसला नहीं। जेल में बैठ के तो जिम्मेदारियां नहीं अदा की जा सकती। राइट। और अब 27 सितंबर के जलसे में क्या पैगाम कोई देने जा रहे हैं आप लोग? हकीकी आज़ादी, ये जलसे का जो थीम है दिस इज खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक हकीकी आज़ादी एंड एवरीथिंग कम्स अंडर इट। राइट। अगर और आपने अगर देखें नाहक अदालतें फैसले कर रही हैं, नाहक सजाएं हैं, शहादतें हुई हैं, करप्शन ये लोग कर रहे हैं, निज़ाम गरीब का इस्तेहसाल कर रहा है, ये सब और जो मौजूदा ऑपरेशन है, ऑनगोइंग ऑपरेशन, उसके भी खिलाफ? बिल्कुल। खान साहब इसके ऊपर तो लीना 10 दफा कह चुके हैं, आपको पता है। ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट। राइट। थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर थैंक यू। टाइम। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हमें इस वक्त पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जिया का शहबाज राना साहब एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल वॉइसेस, हमारे क्रेडिबल एक फाइनेंशियल रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम शहबाज राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट अमार हबीब खान साहब। अमार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त निकालने के लिए। अमार साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी शहबाज राना साहब से ही। आज उन्होंने खबर भी इसी रिपोर्ट से मुतालिक जो फाइल की है, और मैं चाहूँगी कि नाजरीन के लिए भी ये जो नंबर्स हैं, और जो शहबाज राना साहब मैंने जिस तरह इब्तदाई में कहा कि ये जो रिवर्स हुए हैं 10 साल में, और ये 8 साल का तकरीबन एक 8 ईयर हाई बताया जा रहा है, जो 7% का इजाफा गुर्बत की शरह में देखा जा रहा है। और ये ज़रा आम फहम अल्फाज में बताइएगा कि कितने लोग जो है इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट है, ये इसका जो बुनियादी इसका नुक्ता था वो नंबर्स नहीं थे। इसका बुनियादी नुक्ता ये था कि पिछले 20 से 25 साल में पाकिस्तान में ओवरऑल जो पावर्टी का ट्रेंड है वो क्या रहा है, गुर्बत में कमी हुई है या इजाफा हुआ है। अगर कमी हुई थी तो किन वजूहात की वजह से, और अगर इजाफा हो रहा है तो किन वजूहात की वजह से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से लेके 2014-2015 तक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर गुर्बत में कमी हुई है, और सालाना 3% तक जो पावर्टी का रेट था वो कम हुआ है। फिर उसकी जो बड़ी वजह बयान की गई इस रिपोर्ट के अंदर कि जो हमारी एक बड़ी आबादी थी वो एग्रीकल्चर से हट के नॉन एग्रीकल्चर जो सेक्टर्स थे उनकी तरफ गई, और वहाँ पे उसको जो रोज़गार के मौके मिले, उनकी आमदन में इजाफा हुआ तो गुर्बत में कमी हुई। फिर ये सिलसिला जो है कमी का स्लो हो जाता है। 2014 से 18 का जो पीरियड है इसमें जो कमी हो रही थी 3%, इससे पहले के पीरियड में 15 साल में वो कम होकर सालाना 1% पे आ जाती है। प्रोसेस स्लो हो जाता है।
अच्छा, उसमें जो फैक्टर्स वो बता रहे हैं कि स्लो होने की वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लेबर चली गई, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में चली गई जहाँ पे हाई यील्ड उनके लिए रिटर्न्स नहीं थे। फिर आ जाता है जो क्रिटिकल पीरियड है 2019 से लेके 2024 तक का। इस पीरियड में दो तीन बड़े जो फैक्टर्स थे उन्होंने अपना रोल प्ले किया और बजाय कि गुर्बत में कोई कमी होने के गुर्बत में इजाफा हुआ। इसमें एक तो ये कि आपको याद होगा जब 2018 की IMF जो PTA की गवर्नमेंट आई उसमें आते ही IMF के प्रोग्राम में भी इनको 5-6 माह के बाद जाना पड़ा और बहुत सारे ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़े। वही फैसले 2022 में भी करने पड़े। फिर 2020 में 19-20 में कोविड आ गया, फिर 2022 के फ्लड्स आ गए। ये वो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ। गुर्बत के भी एक जो मैंने अपनी रिपोर्ट में उस तरीके से इस पर फोकस नहीं किया नंबर के ऊपर, इसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि एक पाकिस्तान की नेशनल पॉवर्टी लाइन है जिसके तहत जो गुर्बत की इस वक्त सतह है पाकिस्तान में, कंजम्पशन बेस्ड कैलोरी बेस्ड जो मॉडल है उसके ऊपर वो कोई 25.3% बनती है। फिर आप जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है कंपैरेटिव टर्म्स में अगर बाकी ममालिक में देखा जाए इनको वो 44.7 रफली 45% बन जाती है जो कि $3.20 के ऊपर है रफली। वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, हार्डली कोई 900-950 रुपया रोज़ाना की आमदन बनती है। तो ओवरऑल हालात ठीक नहीं है, बट जो इसमें बॉटम लाइन है वो ये है कि पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा रोल है गुर्बत में इजाफे के लिए। राइट। मैं अमार साहब, चूंकि जो पॉवर्टी रिडक्शन ट्रैजेक्टरी है वो अब जिस तरह से इट हैज़ कम टू अ ट्रबलिंग हॉल्ट, बिल्कुल अब ये एक तमाम जो गेन्स थे ओवर द पीरियड और जो शहबाज राना साहब भी बताए थे, इस रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है, वो अब रिवर्स होते हुए वो गेन्स नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो फ्लड का सिनेरियो है जहां पर हम तकरीबन हमें बताया जा रहा है कि 25 लाख एकड़ जो ज़राई रकबा है एग्रीकल्चरल लैंड वो सिवियरली अफेक्टेड नज़र आता है। और फिर अब ये जो एग्रीकल्चरल लॉसेज हैं सर, ये हमारी इकोनॉमिक आउटलुक को कितना मजीद डाउनग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, हमारा जो ग्रोथ थी वो तो हमारी पिछले 3 साल से ग्रोथ रुकी हुई है। 2-2.5% से ऊपर हम नहीं जा पा रहे और ना ही हम अगले 3 से 4 साल तक 2-2.5% से ऊपर जा सकते हैं। वो क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है वो इतना स्क्यूड है इंपोर्ट्स की तरफ और सिर्फ ट्रेडिंग इकोनॉमी की तरफ कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको कर सकें अनलेस कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किसी भी किस्म की ग्रोथ लेकर आए। तो जो गुर्बत में इजाफा है दुख के साथ कहना पड़ेगा आगे जाके भी यही है कि क्योंकि एग्रीकल्चरल लॉसेस की वजह से और ये चीज़ इंक्रीज ही होगी, कम नहीं होगी। इनकम्स जो हैं ओवरऑल पिछले 4-5 साल से वो कम हुई हैं, आगे जाके और कम होंगी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी जो है यहाँ पे सन्नतकारी नहीं हो रही है और ना ही किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है इसको आप जो है डायरेक्टली टैक्सेस और इन सारी चीज़ों से लिंक कर सकते हैं कि जो भी अगर इन्वेस्ट करने जाता है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करने जाता है, वो टैक्स रेट उस पर इतना ज़्यादा है कि बारे में ही नहीं है वो किसी भी किस्म की चीज़ में इन्वेस्ट करें, कुछ भी आप यहाँ पे प्रोड्यूस करें। तो एक कंप्लीट जैसे कहते हैं एक इकोनॉमिक जो मॉडल है उसको रिवैम्प करने की जरूरत है। जैसे पहले चलता है आगे इस तरह नहीं चल सकता और अगर इसी तरह स्लो ग्रोथ चलती रहे तो गुर्बत उससे और बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। और अमार साहब ये भी जरूर बताइएगा कि चूंकि और जो प्रीवियस ईयर्स की जहां पर आप भी उस पर रोशनी डाल रहे हैं, ये जो एक बैगेज हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ऑफ बैड परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस, ये कितना हर्ट कर? बेसिकली यही है कि उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए कोई ऐसी कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर LSM की बात करते हैं, LSM के जो नंबर है आज के जो नंबर हैं वो आज से 3 साल पहले भी वैसे ही थे। तो इफेक्टिवली आपने एक्चुअल को इंडस्ट्रियलाइज और नहीं किया, यानी कि कोई नई सनत नहीं लगी। इसी तरह एग्री के अगर आप नंबर देखते हैं तो कोई पिछले 3 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे नई एग्रीकल्चर को यील्ड इंप्रूव हुई हो, कोई प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई हो। तो जो आज 3 साल पहले एग्जैक्ट चल रहा था उस तरह वैसे ही चल रहा है, इसमें उसमें कोई मेजर इंप्रूवमेंट कहीं पर नहीं है। साथ साथ आज की आपने अपनी स्टोरी में जो वर्ल्ड बैंक के सीनियर इकोनॉमिस्ट को कोट किया है जिन्होंने ये बात इस पे जोर दिया है कि हमने कोई भी पाकिस्तान ने सिंगल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो है वो फॉलो नहीं किया जो कि IMF या वर्ल्ड बैंक की जानिब से इम्पोज किया गया है। सो ऑलरेडी सर मतलब हम इतने कोई स्ट्रिंजेंट इनकी कंडीशंस देखते हैं और हमें हर इकदाम लेने से पहले बताया जाता है कि जी IMF ने हमें तो कोई मार्जिन नहीं दिया, हम उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो क्या वाकई में वो फॉलो नहीं हो रहा था? ये दो चीज़ें, एक तो खैर आपने जो फ्लड्स की बात की है, IMF पाकिस्तान को उतनी ही स्पेस देगा फ्लड्स के हवाले से जितना हम ये साबित कर सकेंगे विद क्रेडिबल नंबर्स
और एविडेंस कि हमारा जो नुकसान हुआ और उस नुकसान होना एक तरफ, और फिर उस नुकसान को किसी वफाकी या सूबाई हुकूमत ने अपने बजट से उसको नुकसान को कॉम्पनसेट किया हो, उस हद तक तो शायद IMF आपको रिलीफ देने के लिए तैयार होगा। पर उससे भी पहले वो ये भी देखेगा कि जो पैसा इमरजेंसी के लिए पाकिस्तान के बजट में ऑलरेडी रखा गया था बिफोर द फ्लड्स, क्या वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, वो इस्तेमाल हो गया? अगर इस्तेमाल हो गया तो आपको और वो थोड़ी बहुत आपको रिलीफ दे देगा। तो IMF की रिलीफ जो है फ्लड से रिलेटेड बजट के जो अहदाफ हैं, जो प्रोग्राम के जो अहदाफ हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड है। हम कितना उसको एविडेंस बेस्ड उनको साबित कर सकते हैं। दूसरी देखिए, ये जो बात आपने की है ना कि इनका किरदार क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, हमारा भी साहब भी चूँकि इनका भी वास्ता पड़ता है इन लोगों से और इन एजेंसीज के साथ, ये भी आपको बता सकेंगे बेहतर। मुझे 20 साल में मैंने देखा है कि पाकिस्तान का हर जो गैर मुल्की कर्जा है जो हमने लिया हुआ है वर्ल्ड बैंक से, ADB से, IMF से, जो उसके हम पॉलिसी मैट्रिक्स देखते हैं, उसके अंदर ये तीनों इदारे घुसे हुए होते हैं। कोई एक चीज़ जो होती है गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। तो कुछ तो खैर हुकूमतें अपनी मर्जी से भी चीज़ें डलवाती हैं, जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से खुद नहीं कर सकते तो IMF या वर्ल्ड बैंक का कंधा इस्तेमाल कर देते हैं। ज़्यादातर चीज़ें उस तरफ से भी आ रही होती हैं। तो वर्ल्ड बैंक का, IMF का बड़ा बराह रास्त किरदार है पाकिस्तान में इस वक्त। जो महंगाई की सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो गुर्बत की सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो इनकम इनइक्वालिटी की सूरत हाल है। अब अगर वर्ल्ड बैंक के जो सीनियर इकोनॉमिस्ट है तोबाइस हक, अगर वो ये बात कहते हैं कि नहीं जी हमारा तो कोई किरदार नहीं है, वो ऐसी बात नहीं है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अ ग्रेटर डिग्री। क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है, हमारी हुकूमतें जिम्मेदार नहीं है? ये बात भी गलत होगी। जहाँ तक इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल की बात है, अब इस वक्त आप सूरत हाल देखें, इफेक्टिवली पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है वो IMF वाला हो रहा है। जो वर्ल्ड बैंक का है और IMF ये एक ही पेज के ऊपर होते हैं। उसके बाद उड़ान पाकिस्तान के नाम से भी एक प्लान लॉन्च हुआ, खुद प्राइम मिनिस्टर ने किया है, जो प्लानिंग कमीशन का प्लान है। फिर एक स्टीफन डर्कन का इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान है। उसके बाद कोई राइट लेफ्ट से कोई छोटा मोटा, कोई भी मैकेंजी आपको एडवाइस कर रहा होता है, कभी कोई और कर रहा होता है। तो ये मल्टीपल जो स्ट्रीम्स चल रही होती हैं प्लानिंग की, ये अंडरमाइन करती हैं किसी भी एक प्लान को। बट ओवरऑर्चिंग जो अगर एक अम्ब्रेला प्लान है वो IMF का ही प्लान है। अमार साहब, वुड यू एग्री इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कितना ही कोई किरदार है इस वक्त जो पाकिस्तान की इस मईशत की हालत नज़र आ रही है, और जो हमें इस वक्त भी रिकमेंडेशंस में बताया जा रहा है कि हमें जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है, वो ऑब्स्टिकल्स क्या हैं जो हम नहीं ले पा रहे हैं? मैं शहबाज भाई से 100% अग्री करूंगा एक्चुअली इस बात पे। बेसिकली देखें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होता क्या है, दे डू नॉट हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एज अ प्रायोरिटी। ठीक है, उनका होता है कि जी ये टारगेट है, ये हमें टारगेट इस तरह मीट करना है, फंडिंग जैसे तैसे हो जाए, पैसे जहाँ भी जाएं, दैट इज नॉट अ सीरियस कंसर्न। वो एक नौकरियों की चल रही होती हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। और वो एक, मैं हमेशा कहता हूँ, कुकी कटर मॉडल होता है। वो कहते हैं कि जी ये अगर चीज़ दुनिया के 15 मुल्कों में चल चुकी है तो 16वें मुल्क में भी चल जाती है। हर किसी की, हर मुल्क की, इवन एक मुल्क में भी 15 जगहें होती हैं, उनकी जो डायनामिक्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। आप कुकी कटर मॉडल नहीं चला सकते। बट IFIs जो होते हैं, दे कॉन्स्टेंटली पुश फॉर दिस कि जी यही चीज़ चलेगी, और उससे वो चीज़ नहीं चल पाती और फिर आउटकम भी वो नहीं आ पाते बहुत सारे। तो मैं फुली अग्री करूँगा शहबाज भाई से कि लार्जली वी कैन नॉट से कि जी IFIs आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि अगर थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो जाती हैं तो शायद आउटकम उसके बेहतर होते हैं। वह अमार साहब, अभी मौजूदा सिनारियो में हम IMF से किन किन एरियाज में रिलीफ हमें मांगना पड़ सकता है, और क्या IMF से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करेगा? देखिए, व्हाट एग्जैक्टली इज रिलीफ। सबसे पहले जब हम बात करते हैं, IMF का कहना ये होता है कि जी आपने इतना टैक्स जनरेट करना है, या इतना जो है आपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, अगर हम इनएफिशिएंट हैं तो इनएफिशिएंसी को और ज्यादा जो है सपोर्ट करना है, क्या ये रिलीफ है? क्या ये कहना है कि यार नालायकी चल रही है तो उसको करने दो? कुछ हद तक वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट एज वेल कि हम एफिशिएंटली एक किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल है। रिलीफ की बात तब आते कहते चलें जी, इस दफा अगेन पाकिस्तान का मेरे ख्याल से कोई 24वां या 25वां प्रोग्राम है। अगर आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, 26 वो शहबाज राना साहब कहते हैं वो क्लाइमेट चेंज का भी इंक्लूड करके एवरी 2 years वी आर इन द प्रोग्राम, एवरी 2 years मस्ट बी समथिंग रॉन्ग समवेयर ना। मतलब दोनों साइड से होगा, मगर हमारी साइड से भी कुछ है ना, तो उस चीज को किस तरह रिजॉल्व करना है, ये तो हमें ही करना पड़ेगा। और कितना ही कोई रिलायंस है, ये नंबर्स ही बता देते हैं। शहबाज साहब, ये ज़रूर आखिर में बता दीजिएगा कि इस मौजूदा हुकूमत ने कितने अब तक कर्जा जो है वो ले चुकी है? 9,000 अरब रुपया इस हुकूमत ने पिछले एक साल में जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक कर्जों में शामिल किया है।
और इसमें ऑन एन एवरेज कोई 25 अरब रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर कर्जे बढ़े हैं और ये कर्जे आइंदा भी बढ़ते रहेंगे, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बढ़ते रहेंगे और परसेंटेज में भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा इस वक्त जो मॉडल है जो रिसोर्सेज की वसाइल की तकसीम का वफाक और सूबों का, वो टिल्टेड है इन फेवर्स ऑफ प्रोविंसेस। महसूलात उनके पास हैं, आमदन उनके पास है, खर्चे जो है वफाकी हुकूमत ने कुछ खर्चे गैर आइनी तौर पर अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं। तो जब तक ये मॉडल एडजस्ट नहीं होता ये मसला रहेगा। फिर आपको जो वजारतें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, जो आइनी तौर पर सूबों में सब्जेक्ट्स हैं उनकी वजारतें ख़त्म नहीं करेंगी, उनके जो एम्प्लॉइज़ को सरप्लस नहीं करेंगी, तो ये मसला बढ़ता रहेगा। तो ये एक ऑनगोइंग कहानी है, ये हर हुकूमत की कहानी है और ये जो आइंदा भी हुकूमतें आती रहेंगी उनकी भी यही कहानी हो। और आई गेस अलमिया यही है कि हर नई हुकूमत के साथ हमें नई पॉलिसीज वो मुतारिफ कराते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं नजर आती। बट थैंक यू सो मच अमार हबीब खान साहब, शहबाज राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।